नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम नीति के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 25 जीएस क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक जीएस की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग जीएस के बहुत से क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले करीब 8-9 वीडियो इस सीरीज़ के अपलोड हो चुके हैं, जिन वीडियोज़ का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप लोग इस सीरीज़ के और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग छोटा सा एक मॉक टेस्ट लेते हैं डेली के डेली। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने का आंसर बिल्कुल सही सही दे रखा है। और अगर कोई डाउट होगा कहीं पर तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जब भी हम इस पूरे सीरीज़ को एक साथ मर्ज करके आपके सामने प्रस्तुत करें, एक लंबी वीडियो बनाएं, तो उस वक्त जो भी डाउट आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया। 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, हमको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि महात्मा गांधी को बनाया गया था। जो अध्यक्षता मतलब की थी 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की, तो वो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, हाँ, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, और इनमें से कौन सा इस दल का नेता नहीं है ये हमें यहाँ बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा दल का नेता नहीं था ये हमें यहाँ से बताना है। कौन जो है इस दल का नेता नहीं था, स्वराज दल का नेता कौन नहीं था, ये आप बताइए यहाँ पर। ठीक है, कौन नहीं थे स्वराज दल के नेता। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग फटाफट अपने आंसर सेलेक्ट करके ज़रूर लिखा करें कमेंट में, और इससे आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप पूरा अपना टोटल करके लिखेंगे तो उससे हमको भी थोड़ा सा पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी किस हिसाब से आपकी चल रही है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, और इसमें से जो राजगोपालाचार्य थे, ठीक है, वो जो है यानी कि जो राजगोपालाचार्य थे वो स्वराज दल के नेता नहीं थे। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च शुरू किया गया था, किस लिए शुरू किया गया था। नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रोलेट एक्ट के समर्थन हेतु, या रोलेट एक्ट के विरोध में। तो दांडी मार्च शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ जो है दांडी यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ये हमको बताना है। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इसी लाहौर अधिवेशन के दरमियान रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। गांधी इरविन समझौते में किस चीज़ को स्थगित किया जाना प्रस्तावित था, ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नमक कानून को लेकर मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था ना गांधी जी ने, तो वो काफ़ी हद तक सफल रहा था। तो अंग्रेज़ सरकार उससे घबरा गई और अंग्रेज़ सरकार ने गांधी इरविन समझौता करवाया था। ठीक है, ताकि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, हमको ये बताना है। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर सही है। इन केस अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि एनी बेसेंट तो विदेशी थी ना, तो भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया। तो एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसके बाद गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको समाप्त करने का फैसला किया था। और ये घटना थी चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो, और साथ ही साथ अन्य स्थानों पर भी कुछ हिंसक झड़पें हुई थी। और गांधी जी जैसे कि अहिंसा के पुजारी थे तो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी थी इसके बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे, किस दौरान घायल हुए थे? लाठीचार्ज में घायल हुए थे ना। तो ये लाठीचार्ज किसके विरोध में था ये हमको यहाँ से बताना है। तो ये तो सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर पढ़ सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो रोक लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग फटाफट अपना आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उनका टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। तो लाला लाजपत राय जो है ये साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दरमियान घायल हुए थे पंजाब में। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इसी के बाद जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये तो सभी को पता होगा, बहुत फेमस है। 1942 में प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पहला कथन है कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग देना, तटस्थता या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही जो है भारत की तरफ से मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है ये फैसला किया था कि वो ब्रिटेन को सहयोग करेगा। और इसीलिए जो है उसने अपने कई लोगों को मतलब सैनिकों को ब्रिटेन अंग्रेज़ों के मतलब साथ जो है लड़ने के लिए भी तैयार कर दिया था, अंग्रेज़ों के मतलब सेना की तरफ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है होगा? उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? देश कहाँ हो जाएगा, राज्य कौन सा है ये हमको यहाँ से बताना है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर होता है? कौन से राज्य में जस्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है भारत में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि राजस्थान में जस्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। देन क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हल्दिया कहाँ है, पारादीप कहाँ है, इस तरीके से मतलब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है ये सही है। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हल्दिया की, तो ये हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा लिख रखा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पारादीप की, तो पारादीप पड़ता है उड़ीसा में, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कांडला की अगर हम बात करते हैं तो कांडला गुजरात में पड़ता है, ये वाला सही है। और मारमा गोवा जो है ये गोवा में पड़ता है। ठीक है, तो ये पोर्ट हैं और इस साइड उनके राज्य लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कांडला गुजरात में स्थित है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि हल्दिया आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, पारादीप आपका पड़ेगा उड़ीसा में और मारमा गोवा पड़ेगा आपका गोवा में। क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें जो सदस्य चुने गए थे उनका चुनाव किस तरीके से हुआ था? तो यहाँ पर से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ठीक है, डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। कौन से संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था?
सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सो बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है वो कितने वर्ष के लिए की जाती है, ये हमको यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 6 वर्ष के लिए। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है उसको राष्ट्रपति करता है, और इनकी जो नियुक्ति है वो मतलब इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने टाइम के लिए जो है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कोई व्यक्ति, यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 6 महीने के लिए। यानी संसद के किसी भी सदन का, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का अगर कोई भी मतलब सदस्य नहीं होता है कोई व्यक्ति, तो उसको मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसके मंत्री बनने की जो अधिकतम जो अवधि होगी वो 6 महीने की होगी, यानी कि वो 6 महीने तक ही जो है अपने पद पे बना रह सकता है। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये भी आपको पता ही होगा। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से मैंने आपके लिए बनाया था। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि केंद्र राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। केंद्रों के और राज्यों के बीच में जो वैधानिक शक्तियां हैं उनका बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है, किस अनुसूची के अंतर्गत आपको इनका वर्णन मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा का जो उल्लेख है वो किया गया है, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। 20वां क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ये हमको यहाँ पर से बताना है। तो गुजराती भाषा है, इसके अलावा कश्मीरी भाषा भी है, राजस्थानी भाषा नहीं है, डोंगरी भाषा है, तो यहाँ पर राजस्थानी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थानी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। टोटल 22 भाषाएं हैं, जिसमें आपका हिंदी है, संस्कृत है और भी कई भाषाएं हैं, गुजराती है, कश्मीरी है, डोंगरी है, लेकिन राजस्थानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, मतलब राज्यों को जो है किस आधार पे प्रतिनिधित्व दिया जाता है, कौन से राज्य से कितने सदस्य होंगे राज्यसभा में, ये किसके द्वारा पता किया जा सकता है, किसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि उनके क्षेत्रफल नहीं, उनकी जनसंख्या के आधार पर। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है उसी के आधार पे जो है आपका जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो तय होता है, ठीक है। कुल राज्यसभा के सदस्य 250 हैं, जिसमें से 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन एक प्रकार का है, क्या है इंसुलिन, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 वाला है कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। IIG नहीं है, EEG होगा, EEG कर लीजिए इसको EEC कर लीजिए। जहाँ भी आपको आई दिख रहा है वहाँ पर सब जगह ई कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें से आप सही मुझे बता दीजिए, बाकी तो हम क्या करना है। ब्रेन की बीमारी को किस चीज़ से पहचाना जाता है, तो ब्रेन की बीमारी को EEG से पहचाना जाता है, ठीक है। EEG कर लीजिएगा इसको, और EEG का मैं फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ये फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम लोग्राम, ये जो है EEG का फुल फॉर्म होता है। इसी के द्वारा जो हमारा जो ब्रेन है उसकी बीमारी को पहचाना जाता है, ठीक है। तो EEG सही हो जाएगा, यहाँ पर IIG हो गया, ये EEG कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 वाला है कि मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है वो कितना होता है। ये क्वेश्चन तो लास्ट टाइम भी किया था हमने। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80, तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा।
देन इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर सही है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक छोटा सा हमारा मॉक टेस्ट था, इसमें 1-2 क्वेश्चन पिछली बार के रिपीटेड हुए हैं। मुझे लगता है पता नहीं चौथी पांचवी वीडियो के रहे होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग इसी तरीके से डेली हमारा ये जीके सीरीज़ अटेंड कर सकते हैं। हम लोग रोज़ मॉर्निंग में इसी तरीके से 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और जब इस सीरीज़ के बहुत से क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बाद इस सीरीज़ की एक लंबी वीडियो बनाएंगे 1-1.5 घंटे की, और उसमें कई क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।